Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8 of class 12 physical education, and the name of chapter is biomechanics and sports. बायोमैकेनिक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में, कि उनका स्पोर्ट्स में क्या योगदान रहता है, एक पर एथलीट की स्ट्रेटेजी ऑफ अचीविंग हिज और हर गोल्स में क्या उसका रोल है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स और लिगामेंट्स कैसे होती है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर की प्रीवियस 7 वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये चैप्टर नंबर 8 है और इसके बाद बस 2 चैप्टर रह जाएंगे, 9th और 10th, वो भी हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बायोमैकेनिक्स, बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग, मतलब जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जिनके अंदर जान है। और मैकेनिक्स का मतलब होता है फील्ड ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद डिफरेंट फोर्सेस, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह की फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट अस रीड द डेफिनेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम। मानव जीवन पे उनका अलग अलग फोर्सेस का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बायोमैकेनिक्स। स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स का क्या रोल है, लेट अस रीड। स्टडी ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। अब ये डिफरेंट फोर्सेस देखो, 2 तरह की फोर्स आती है जो आदमी को इफेक्ट करती है। इंटरनल फोर्स, उसके अंदरूनी जो चीजें उसको इफेक्ट करती है, और बाहरी फोर्स एक्टिंग ऑन एन एथलीट ड्यू टू विच सम इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस इज नोन एज बायोमैकेनिक्स। मतलब जो बाहरी चीजें जो उसको प्रभावित करती है, जो उसकी अंदरूनी चीजें उसको प्रभावित करती है, इसको हम उसकी स्टडीज को, उनको हम फोर्सेस बोलते हैं। और जब वो चीजें एक एथलीट्स को इफेक्ट करती है तो हम इसकी स्टडी करने के लिए हम बायोमैकेनिक्स का उपयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। फ्लेक्शन क्या होता है, अब आप स्क्रीन पे ये इमेज देखिए फ्लेक्शन की। तो देखिए इसमें ये अपनी बाजू को पूरी नहीं मोड़ रहा है, बस थोड़ा सा हैंड को अपनी तरफ टर्न कर रहा है। फ्लेक्शन देख सकते हैं कैसा होता है। ये इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्क्राइब एज बेंडिंग पार्ट्स अराउंड अ जॉइंट। जॉइंट है ना, देखिए कोहनी का इस पिक्चर में यहाँ पे, दैट द एंगल्स बिटवीन देम डिक्रीज एंड पार्ट्स केम क्लोजर टू ईच अदर। इससे क्या होता है, जैसे जैसे एंगल घटता जाएगा, जो ये इसकी भुजा है वो उसकी जो शोल्डर है उसके नजदीक आती जाएगी। अब अगली है जो हमारी, वो है एक्सटेंशन। तो ये देखिए एक्सटेंशन में क्या होता है, जो हमारी बाजू है वो जॉइंट से दूर की तरफ जाएगी, मतलब शोल्डर से दूर की तरफ जाएगी। आप इमेज में देख सकते हैं। स्ट्रेटनिंग और एक्सटेंडिंग पार्ट्स ऑफ जॉइंट दैट लीड टू इंक्रीज ऑफ एंगल बिटवीन पार्ट्स, जिससे इन दोनों के बीच में, जॉइंट्स जो ये कोनी है इसके बीच में एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एडक्शन क्या होता है, लेट अस रीड एडक्शन। ये देखिए एडक्शन में क्या होता है, ये जो अपना पांव उधर ले गया था, जब ये इसको वापस लाएगा, इस प्रोसेस को वहीं पे, इसको हम क्या बोलते हैं, एडक्शन। नोइंग एज मूविंग बॉडी पार्ट्स टुवर्ड माइंड लाइन, ऊपर की तरफ माइंड की जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी उसकी तरफ ले जाएगा। रिटर्निंग, जैसे देखिए वापस ला रहा है, अपर लिम्ब फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू अ साइड ऑफ बॉडी, बिल्कुल बॉडी के बराबर में ले आएगा। इसी तरह हम शोल्डर का भी कर सकते हैं, आर्म को ऊपर ले गए और जब आर्म को नीचे लाएंगे तो बिल्कुल उसको अपने स्टोमक के साइड वाली साइड से चिपका देंगे, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, एडक्शन। मतलब लेट अस रीड फर्दर। ये तीनों इमेज आप देख लीजिएगा अच्छे से, पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के हमें पता है 3 लॉ है मोशन के। मोशन क्या होता है, अ चेंज इन प्लेस एंड सिचुएशन इज टर्म्ड एज मोशन। जब एक चीज अपनी जगह से हिलती है, दूसरी जगह जाती है, या अपनी डिस्प्लेस होती है अपने प्लेस से, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। देयर आर 3 लॉ ऑफ मोशंस। मोशंस के न्यूटन के कितने लॉ हैं, देयर आर 3। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, लेट अस रीड। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, जब तक उस पर कोई भी बाहरी फोर्स ना लगे। कहने का मतलब है एक बॉडी जब तक काम करती रहेगी, जब तक उसको कोई बाहरी चीज या बाहरी ताकत ना रोके, या एक बॉडी जब तक आराम करती रहेगी जब तक उसको कोई बाहरी फोर्स अप्लाई उस पर ना की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक पेंसिल पड़ी है, अब वो ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। अगर हमने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की लाइक दिस, तो वो क्या होगा, वो डिस्प्लेस होगी। इसी तरह कोई पेंसिल चल रही है और कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक रही है, तो वो बॉडी या वो पेंसिल क्या होगी, अपनी जगह डिस्प्लेस हो जाएगी वहां से, या तो वहीं पे स्टॉप कर जाएगी या फिर रुक जाएगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स उसकी मूवमेंट से ज्यादा होगा तो वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगी।
एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स में क्या है, अब जैसे देखिए खो खो गेम होता है, उसमें वो प्लेयर्स बैठे होते हैं, अब वो पीछे से आके एकदम उसको एक्सटर्नल फोर्स पुल करती है प्लेयर को, जो एथलीट बैठा होता है वहां पे। अब वो एथलीट एकदम आगे की तरफ बढ़ता है और उठ के भागने लगता है। देखिए ये भी बायोमैकेनिक्स का पार्ट है। हॉकी बॉल, अब हॉकी बॉल को देख लीजिए आप, एकदम पुश किया जाता है हॉकी स्टिक से उसको, फिर वो बॉल आगे की तरफ मूव करती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई है। कैन गेट स्टॉप ड्यू टू रफनेस ऑन सरफेस, और उसको रोका भी जा सकता है। अगर देखो सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होगी, रुक जाएगी, और अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो उसको वहां पे फ्रिक्शन नहीं मिलेगा और वो चलती चली जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा टायर्स और सड़क के बीच में आप देख लीजिए, टायर्स सड़क पे ब्रेक लगाते हैं तो क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि टायर्स और सड़क के बीच में फ्रिक्शन होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ स्पीड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, जिस दिशा में एक चीज पर पुश किया जाएगा, मतलब स्पीडली एक्सेलरेट किया जाएगा, उसी दिशा में वो ऑब्जेक्ट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यही फोन है, अब ये ऐसे पड़ा है और मैंने इधर से इसको ऐसे किया, तो ये फोन देखिए उसी दिशा में गया ना, जिस दिशा में हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया। सो यू हैव टू रिमेम्बर, जिस दिशा में भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा ऑब्जेक्ट उसी दिशा में जाएगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स प्रोड्यूसिंग इट, जिस दिशा में फोर्स प्रोड्यूस किया जाएगा उसी दिशा में वो भी ऑब्जेक्ट जाएगा। इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द मास, और इस ऑब्जेक्ट के मास के उल्टा होगा ये हिसाब। तो उम्मीद है आपको ये सेकंड लॉ भी न्यूटन का समझ आ गया होगा। लेटस, अब इसका एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में क्या है, जैसे स्ट्रॉन्गर एथलीट होते हैं विल थ्रो शॉर्ट पुट बॉल, जो स्ट्रॉन्गर एथलीट होते हैं वो ज्यादा स्पीड से उस बॉल को आगे की तरफ फेंकेगा, शॉर्ट पुट को। जो भारी होती है लोहे की बॉल होती है वो ज्यादा दूर गिरेगी, और अगर कोई हल्का व्यक्ति उसको फेंकेगा यानी स्पीड या फोर्स कम लगी तो फिर वो कम नजदीक गिरेगी। तो 7 kg शॉर्ट पुट बॉल इज डिफिकल्ट, उसको फेंकना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका वजन भारी है, उसके लिए हमें ज्यादा स्पीड चाहिए या ज्यादा ताकत चाहिए, और 5 kg के मुकाबले। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? देखिए ये चैप्टर सबसे छोटा है इस किताब के अंदर, 8th चैप्टर भी अच्छा है और 9th भी अच्छा है, और 8th चैप्टर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। और लेट अस रीड अवर थर्ड चैप्टर ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इट स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। वो ये कहते हैं कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, अब इसके क्या है, ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल। जैसे आप देखो अगर हम बास्केटबॉल जो होती है उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, मतलब उस पर हैंड मारते हैं, तो वो बॉल उछल के वापस ऊपर आती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे काम कर रहा है कि अगर हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई की तो वो एक्शन हुआ, मतलब वो बॉल नीचे गई, जमीन को छुई और फिर वापस ऊपर की तरफ आई, तो इसको बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। इन शूटिंग बॉल बुलेट मूव्स, जैसे अब देखिए कोई व्यक्ति गोली चला रहा है या शूटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि गोली तो आगे की तरफ जाती है पर इंसान एकदम पीछे की तरफ झटका खाता है, वो पीछे की तरफ उसका हैंड जाता है, वो खुद हिल जाता है। तो ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही है। ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा गोली चलाते वक्त, या आपने शूटिंग रेंज में देखा होगा गोली चलाते वक्त, उसमें क्या होता है अगर वो गोली चलती है तो गोली तो आगे की तरफ मूव करती है और वो पर्सन का हैंड पीछे की तरफ मूव करता है। स्विमिंग में देख लीजिए आप, जैसे स्विमिंग की जाती है उसमें क्या होता है, आगे की तरफ फोर्स लगाई जाती है और पर्सन क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता जाता है। वॉकिंग, चलते वक्त देख लीजिए, यही सेम है न्यूटन का थर्ड लॉ। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ। अब आप देखिए, इन शूटिंग बुलेट मूव्स फॉरवर्ड बट गन जर्क्स बैक। शूटिंग रेंज में जब जैसे आर्मी ऑफिसर्स की प्रैक्टिस के दौरान आप देखिएगा जब वो गोली चला रहे होते हैं तो गोली तो आगे की तरफ मूव करती है और जो ऑफिसर होता है वो पीछे की तरफ जाता है हल्का सा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे काम कर रहा होता है कि इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो ये शूटिंग में वाला हो गया। स्विमिंग में देख लीजिए आप, सेम लॉ अप्लाई करता है और वॉकिंग में भी, चलते वक्त भी यही लॉ अप्लाई करता है। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा
हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके वहां पे आप फर्दर चीजें सब एक्सेस देख सकते हैं, कौन कौन से पर्क्स अवेलेबल है, फिर उनके हिसाब से अपने सुविधाजनक कंफर्टेबलनेस के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ठीक है गाइज, धन्यवाद। हम बहुत ही जल्द 9th चैप्टर की वीडियो के साथ भी आएंगे और फिर 10th चैप्टर की, और फिर हमारी फिजिकल एजुकेशन भी पूरी हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।